हेलो गाइस एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम मिडाइवल हिस्ट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो यूपीएससी लगातार प्रीवियस ईयर में पूछ रहा है। अब देखिए, स्टूडेंट्स यूजुअली मिडाइवल हिस्ट्री के टॉपिक को स्किप करके जाते हैं और जिसकी वजह से उनका कई बार कट ऑफ मिस हो जाता है और फिर पूरे साल भर वो उस प्रीलिम्स डेट का दोबारा इंतजार करते हैं। लेकिन अगर आपने पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखा होगा तो यू मस्ट हैव एनालाइज्ड कि मिडाइवल हिस्ट्री में यूपीएससी बार बार कुछ रिपीटेड एंड स्पेसिफिक टॉपिक्स पूछ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोनोलॉजी ऑफ वेरियस इंडियन एम्पायर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत एटसेट्रा। सो थ्रू दिस वीडियो आई विल ट्राई टू इंश्योर यू, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो कि होते हैं, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू दिस वीडियो। ओके, सो जो मार्क्स अभी तक आप लूज कर रहे थे वो मार्क्स आप गेन करेंगे। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर इन टुडेस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत रूलर के क्रोनोलॉजी को समझेंगे। गाइज, ओनली आईएएस का द मोस्ट अवेटेड कोर्स आईडीएमपी कोर्स लॉन्च हो चुका है 2023 के लिए। आईडीएमपी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेली मेंस प्रीलिम्स आंसर राइटिंग एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको दिया जाएगा एनसीईआरटी के टेस्ट वीडियोस एंड लेक्चर्स। इसके बाद डेली आपके मेंस के एंड प्री के टेस्ट होंगे जहां पर आपको इवैल्यूएटेड फीडबैक दिया जाएगा। उसके बाद यू विल ऑल्सो गेट वीकली बुकलेट्स फॉर योर मेंस रेफरेंस, और इसके बाद एवरी मंथ यू विल हैव अ जूम सेशन विथ योर मेंटोर। इसके बाद इट विल ऑल्सो इंक्लूड 21 बुक सॉफ्ट कॉपी जीएस मटेरियल ऑफ ओनली आईएएस, एंड एंड में यू विल गेट 8 CSAT एंड 6 एसए के टेस्ट। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर्स। अब देखिए, सबसे पहले हमारे सामने आती है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने का जो क्रेडिट है वो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। अब देखिए, जो स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मामलुक डायनेस्टी। एक्चुअली कुरान में स्लेव का मतलब होता है मामलुक। ओके, अब देखिए, स्लेव डायनेस्टी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज और आती है। सबसे पहली उसमें जो डायनेस्टी आती है उसका नाम है कुतुबी डायनेस्टी। कुतुबी डायनेस्टी वो स्टैब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यहां पर दूसरी डायनेस्टी आती है इलबरी डायनेस्टी। इलबरी डायनेस्टी वो स्टैब्लिश्ड बाय इल्तुतमिश। अब याद रखिएगा, यहां पर उनके अलावा उनकी एक डॉटर दैट इज रजिया सुल्तान वाज एन इंपॉर्टेंट क्वीन। ओके, इसके बाद हमारे सामने आती है इलबरी डायनेस्टी 2। इलबरी डायनेस्टी 2 was established by Balban, and Balban is very important ruler which I will discuss later on. Okay, after this the next dynasty comes is खलजी डायनेस्टी। अब देखिए, खलजी डायनेस्टी was established by जलालुद्दीन खलजी। उसके बाद यहां पर उनके एक इंपॉर्टेंट सक्सेसर आते हैं जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, सो वी विल डिस्कस अबाउट हिम लेटर ऑन। इसके बाद हमारे सामने आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी was established by गियासुद्दीन तुगलक। ओके, उसके बाद उनके बेटे आते हैं यहां पर जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनके एक सक्सेसर आते हैं जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ओके, सो दीज आर द फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज। उसके बाद अगली डायनेस्टी आती है जिसको आप कह सकते हैं सैयद डायनेस्टी। अब देखिए, सैयद डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय खिज्र खान। दिस डायनेस्टी इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, सो वी वोंट बी डिस्कसिंग मच अबाउट इट। इसके बाद हमारे सामने आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बहलोल लोधी। उसके बाद उनके बेटे आते हैं जिनका नाम था सिकंदर लोधी, और फिर इसके बाद इब्राहिम लोधी। ओके, इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी विच यूपीएससी आस्क्ड सम टाइम। ये देखो, एक क्वेश्चन भी आया है इसके रिगार्डिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अफगान रूलर्स टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। सो यू कैन सी द आंसर, दैट इज बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी, इसके बाद इब्राहिम लोधी। ओके, सो दिस वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब चलिए चालू करते हैं हम अपने एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक से दिल्ली सल्तनत के अंदर, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसमें सबसे पहला रूलर आता है गियासुद्दीन बलबन। देखिए, बलबन का असली नाम था उलुग खान। देखिए, एक्चुअली में था क्या कि जो बलबन था ना, वो चहलगानी का पार्ट था। चहलगानी इल्तुतमिश के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, जहां पर इल्तुतमिश के 40 फेवरेट स्लेव्स हुआ करते थे। अब देखिए, इल्तुतमिश की डेथ के बाद पूरे एम्पायर में अनार्की छा गई। अब इसका फायदा उठाना चाहा चहलगानी ने। चहलगानी ने चाहा कि चलो अब हम रूल करते हैं दिल्ली सल्तनत को, तो उन्होंने एक तरीका अपनाया। तरीका यह था
कि आप इल्तुतमिश के किसी भी बेटे को उठाओ, तख्त में बैठा दो और खुद नायब डिक्लेयर कर दो। ओके, तो सेम चीज बलबन ने की। बलबन ने क्या किया? बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद को किंग बना दिया। ही वॉज द सन ऑफ इल्तुतमिश। ओके, इसके बाद खुद को उसका नायब डिक्लेयर कर दिया। मतलब यू कैन कंपेयर नायब विद द प्राइम मिनिस्टर। ओके, एंड ही एंजॉयज ऑलमोस्ट ऑल द पावर विच सुल्तान हैज। फाइन। इसके बाद बलबन ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस स्टैब्लिश कर दिए इल्तुतमिश के सन नसीरुद्दीन महमूद के साथ। कैसे? बाय मैरिंग हिज डॉटर टू द सुल्तान। फाइन। देखिए, इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद की डेथ हो जाती है और फिर बलबन अपने आप को दिल्ली सल्तनत का रूलर डिक्लेयर कर देता है। देखिए, जब वो दिल्ली सल्तनत का रूलर था तो उसने एक चीज नोटिस की थी। द थिंग वॉज दैट कि जो एम्पायर को प्रॉब्लम है वो एक्चुअली बाहर से नहीं है। एम्पायर को जो प्रॉब्लम है फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द एम्पायर, दैट इज फ्रॉम चहलगानी। ठीक है, तो उसने डिसाइड किया जब तक मैं चहलगानी को ब्रेक नहीं करूंगा तब तक मैं यहां पर अच्छे से रूल नहीं कर पाऊंगा। तो उसने यहां पर डिसाइड किया कि फर्स्ट आई विल ब्रेक द पावर ऑफ चहलगानी। तो चहलगानी की पावर को ब्रेक करने के लिए उसने दो टाइप के सिस्टम अपनाए। एक था सॉफ्ट मेथड और दूसरा था हार्ड मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट लेट अस स्टडी द सॉफ्ट मेथड। तो सॉफ्ट मेथड में सबसे पहले उसने बोला कि भाई आई एम द सुल्तान एंड आई एम द शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मतलब उसने डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग दी कि मतलब मेरे डिसीजन को यू कैन नॉट चैलेंज, बिकॉज यू कैन नॉट चैलेंज द डिसीजन ऑफ गॉड, देयरफॉर यू कैन नॉट चैलेंज द डिसीजन ऑफ मी। फाइन। इसके बाद दूसरी चीज उसने ईरान से कुछ परंपराओं को इंपोर्ट करवाया, जैसे कि पाइबोस एंड सजदा। पाइबोस क्या होता है? पाइबोस का मतलब होता है किसिंग दी फीट ऑफ दी सुल्तान। ओके, इसके बाद सजदा मतलब होता है नील डाउन इन फ्रंट ऑफ सुल्तान, एंड आपकी आंखें हमेशा नीचे रहेंगी और आप सुल्तान के सामने हमेशा खड़ा रहेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? सुल्तान की जो पावर है, अथॉरिटी आपके साइकोलॉजिकल मन में वो बढ़ेगी। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज उसने की कि नौरोज फेस्टिवल वाज आल्सो इंपोर्टेड फ्रॉम ईरान। नौरोज फेस्टिवल में क्या हुआ करता था कि जो सुल्तान था वो अपनी पूरी वेल्थ दिखाया करता था मासेस को, जिससे लोगों के दिमाग में साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़े कि यार हाँ, सुल्तान इज क्वाइट पावरफुल, वी कैन नॉट रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट चीज उसने की वो थी स्पाई सिस्टम। स्पाई सिस्टम को उसने बहुत स्ट्रांग किया कि अगर कोई भी सुल्तान के खिलाफ कॉन्स्पायरेसी करे तो डायरेक्टली सुल्तान तक खबरें पहुंच जाएं। तो इस प्रकार से उसने सॉफ्ट मेथड से कुछ स्लेव्स की जो पावर थी उसको ब्रेक कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्लेव्स थे जो ये मानने को तैयार ही नहीं थे जो हमारा सुल्तान है, मतलब जो बलबन है, ही शैडो ऑफ गॉड ऑन दी अर्थ। कुछ लोगों ने तो ऐसा बोला कि भाई कल तक आप हमारे साथ चहलगानी में बैठा करते थे, आप स्लेव थे, और आज आप एकदम से कैसे सुल्तान बन गए। ठीक है, उनमें से प्राइम थे हमारे मलिक बकाक। ओके, और उसके बाद हैबात खान। तो अब इनको एलिमिनेट करने के लिए सुल्तान ने डिसाइड किया कि भाई मैं अब आपको थ्रू फाउल मीन्स एलिमिनेट करूंगा। मतलब यहां पर उसने हार्डकोर मेथड अडॉप्ट किए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो हमारे मलिक बकाक थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने एक स्लेव को मारा था। तो उसके लिए उन्होंने, मतलब बलबन ने मलिक बकाक को फांसी की सजा सुना दी। सेम गोज विथ हैबात खान, इन्होंने भी सिर्फ एक ड्रंकार्ड को मारा था, इसके बाद इनको भी फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो मोर और लेस इस प्रकार से बलबन ने अपना जो एम्पायर था इंटरनली पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया और प्रोटेक्ट कर लिया। ओके, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट चीज थी कि भाई अब एम्पायर का क्या किया जाए, एम्पायर को एक्सपेंड किया जाए या फिर इतने को ही संभाला जाए। तो बलबन ने डिसाइड किया कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपेंड माई एम्पायर। ठीक है, मैं अपने एम्पायर को लिमिटेड रखूंगा, लेकिन यहां पर मैं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन करूंगा, और अगर कोई भी यहां पर थोड़ा भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आई विल पनिश हिम सीवियरली। तो उसने उसके लिए पॉलिसी अपनाई जिसको आप कह सकते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, या फिर आप कह सकते हैं आयरन हैंड पॉलिसी। फाइन, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेवातीस एंड तुगरिल खान। अब देखिए मेवातीस कौन थे? मेवातीस कुछ रॉबर्स थे जो दिल्ली के ट्रेडर्स को परेशान किया करते थे। एक बार ये जो खबर थी सुल्तान तक पहुंच गई। इसके बाद सुल्तान ने डिसाइड किया कि आई विल पनिश देम। वो वहां पर गए, उन्होंने उसको पनिश किया और उसके बाद फांसी में लटका दिया। ठीक है, सबको वहां जब पेड़ था फांसी में लटका दिया। इस प्रकार से उन्होंने मेवातीस को रिमूव किया। उसके बाद उनके एक गवर्नर थे बंगाल के, जिनका नाम था तुगरिल खान। तुगरिल खान ने रिवोल्ट कर दिया था बलबन के खिलाफ। बलबन खुद अपनी सेना लेके गए, वहां पर उन्होंने उनका जो सर था धड़ से अलग कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने तुगरिल खान को बिताया है। और मोर और लेस जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था बलबन का वो था दीवाने अरीज। ओके, दैट इज मिलिट्री डिपार्टमेंट।
इस मिलिट्री डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है, जिसका सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, थोड़ी देर में हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने आर्मी को भी रीऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। सो दिस इज मोर और लेस अबाउट बलबन। अब बलबन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग हमारे सामने आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी हैं आप सभी जानते हैं, ये अपने अंकल जलालुद्दीन खिलजी को मार के तख्त में पहुंचे थे, जिसकी वजह से जो नोबल्स थे वो काफी नाखुश थे। तो फिर उन्होंने नोबल्स को खुश करने के लिए बहुत सारा पैसा बांटा, अ लॉट ऑफ अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम, और अल्टीमेटली नोबल्स स्पेसिफाई हो गए कि हाँ हम आपको अपना सुल्तान एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं भी किया था। सो जस्ट लाइक बलबन, इन्होंने उनको बहुत ही बेकार तरीके से पनिश किया, बहुत ही सीवियरली पनिश किया उनको, ठीक है। अब देखिए, ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो काफी स्मार्ट रूलर थे। जस्ट लाइक बलबन, ही ऑल्सो रियलाइज्ड कि जब तक नोबल्स मेरे काम में इंटरफियर करेंगे, मैं किसी भी तरीके से एम्पायर को नहीं चला पाऊंगा, ना ही एम्पायर एक्सपेंड कर पाऊंगा। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे नोबल्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब बलबन ने भी कंट्रोल किया था, लेकिन अगर आप बलबन का मेथड देखेंगे तो उसने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ कुछ जो बैड नोबल्स थे उनको रिमूव किया था। जो मेन इशू था कि नोबल्स रिवोल्ट क्यों करते हैं, वो कहीं से भी वो रिमूव नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उसके रीजन ढूंढे। उसके मेजरली 4 रीजन थे। सबसे पहला रीजन था उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ थी। कई बार तो सुल्तान से ज्यादा वेल्थ उनके पास मिल जाती थी, ओके। इसके बाद दूसरा, वो लोग इंटरमैरी किया करते थे, मतलब अपनी बच्चियों की शादी करवाया करते थे, जिससे वो लोग और स्ट्रांग हो जाते थे और गुट बना के सुल्तान के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया करते थे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ड्रिंकिंग, लिकर एंड ड्रग्स, ठीक है। इसकी वजह से ये लोग कभी कभी नशे में भी सुल्तान के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया करते थे। और एक और जो सबसे वीक पॉइंट था एम्पायर का, वो था स्पाई सिस्टम। जो स्पाई सिस्टम था बहुत इनएफिशिएंट था। बलबन ने 2 इंप्रूव किया था, बट स्टिल इट वाज क्वाइट इनएफिशिएंट, ठीक है। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया कि 4 ऑर्डिनेंसेस पास किए। सबसे पहला ऑर्डिनेंस था, उन्होंने जितने भी लोग थे, जितने भी नोबल्स थी, सबकी प्रॉपर्टी छीन ली, कॉन्फिस्केट कर ली। तो आपके पास पैसे ही नहीं है, रिवोल्ट कहां से करोगे, ठीक है। इसके बाद उन्होंने इनके बीच में जो मैरिजेस थी ना, इंटर मैरिजेस हुआ करती थी, उसको पूरी तरीके से बंद करवा दिया कि अब आप लोग इंटर मैरिजेस नहीं करोगे, इसलिए आप पावरफुल भी नहीं होगे। उसके बाद नेक्स्ट थिंग वाज डन कि जो लिकर्स एंड ड्रग्स थी, उनकी जो पब्लिक सेल थी पूरे तरीके से बैन कर दी गई थी। अब नशा नहीं करोगे तो रिवोल्ट भी नहीं करोगे, ठीक है। इसके साथ जो इंटेलिजेंस सिस्टम था, ठीक है, इंटेलिजेंस सिस्टम वाज अगेन रीऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और अब इस बार सुल्तान को पक्की खबरें मिलना चालू हुई थी कौन उनके खिलाफ रिवोल्ट करने की सोच रहा है। और लास्ट में जो भी सोशल गैदरिंग थी, फेस्टिवल्स थे, वो भी उन्होंने बैन कर दिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने नोबल्स की प्रॉब्लम सॉल्व की। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन से एक सपना था, पता है क्या, पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना। लेकिन उन्हें बाद में यह समझाया गया था कि यू लीव होल वर्ल्ड, इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड फोकस ऑन इंडिया ओनली, ठीक है। आप सिर्फ इंडिया को कंट्रोल करो, दैट विल बी मोर देन इनफ। तो अब देखिए, अगर आपको चाहे वर्ल्ड कॉन्कर करना हो, चाहे इंडिया, चाहे कुछ भी कॉन्कर करना हो, यू नीड अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। अब देखिए, आर्मी के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें सोल्जर्स एंड बाकी की आर्टिलरी। तो उसके लिए सुल्तान ने कुछ रिफॉर्म्स लाए आर्मी में। सबसे पहला रिफॉर्म था हुलिया एंड दाग। देखिए, हुलिया मतलब जो भी सोल्जर होगा उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये सोल्जर 5 फुट 6 इंच का है, ये सोल्जर की आंखें ऐसी हैं, ये सोल्जर इतना स्ट्रांग है, एंड ऑल दोस थिंग्स वर रिटन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज हुलिया। अब इसके बाद दूसरा सिस्टम है दाग। दाग का मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, ओके, ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट हॉर्सेस हैं, जो ऊंची नस्ल के हॉर्सेस हैं, उनको ब्रांड किया जाएगा, उनको अलग से बताया जाएगा कि ये ऊंची नस्ल के हैं, और सिर्फ उन्हीं को आर्मी में लिया जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से उन्होंने अपनी जो आर्मी थी वो पूरी तरीके से इंप्रूव कर ली थी, मतलब एक स्ट्रांग आर्मी मिल गई थी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, आर्मी बिना पैसों के नहीं चलती, बिना खाने के नहीं चलती है। तो आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे, और इस बार कैश में देने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सुल्तान ने बोला पैसा तो आना चाहिए यार रेवेन्यू में। तो फिर उन्होंने मेजरमेंट ऑफ लैंड करवाई, और वो पहले सुल्तान बने जिन्होंने, दिल्ली सल्तनत के वो पहले सुल्तान बने जिन्होंने मेजरमेंट ऑफ लैंड करवाई थी। इससे पहले किसी भी सुल्तान ने लैंड को मेजर नहीं करवाया था। अब देखिए, लैंड को मेजर करने के अकॉर्डिंगली उन्होंने टैक्स वसूलना चालू किया, और इवन उन्होंने जो बिग लैंड लॉर्ड्स थे उनको तक नहीं छोड़ा था, इवन अपने यारों को भी नहीं छोड़ा था, सबसे वो टैक्स वसूलते थे। फाइन, तो अब उनके पास पैसे आ गए थे कि अपनी आर्मी को दे सकते थे, मतलब परफेक्ट आर्मी हो गई और आपके पास पैसे भी हो गए। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी, अगर मान लो कभी इन्फ्लेशन हो गया या फिर मार्केट में कोई प्रॉब्लम हो गई और एकदम से लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी, सोल्जर की सैलरी नहीं बढ़ी, तो क्या होगा, आर्मी रिवोल्ट कर सकती है। तो उस वजह से उन्होंने अपने मार्केट रिफॉर्म लाए, ठीक है।
कि जो मेरे सोल्जर्स हैं उनको हमेशा फिक्स दाम में ही चीजें मिले। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी सोल्जर को 100 रुपए पे कर रहा हूं, ठीक है, तो उसमें से अगर वो 60 रुपए स्पेंड कर रहा है अपने बाकी खर्चों में, तो 40 रुपए की वो सेविंग भी कर पाए। तो इस प्रकार से सुल्तान का सोचना था, ठीक है, कि सोल्जर कभी भी रिवॉल्ट ना करे, सोल्जर्स का पेट हमेशा भरा रहे। फाइन। तो यहां पर आते हैं मार्केट रिफॉर्म। अब देखो मार्केट रिफॉर्म में सबसे पहले क्या किया गया कि 4 मार्केट्स बनाए सुल्तान ने। अब आपको जानने की जरूरत नहीं है कौन कौन से मार्केट थे, बस याद रखना 4 मार्केट बनाए थे और हर एक मार्केट के हेड को कहते थे शाहनाए मंडी, ठीक है। और यहां पर जो सुल्तान था अपनी तरफ से, मतलब उसका गोडाउन बना था, वहां से सप्लाई भेजता था और जितने भी वहां पर मर्चेंट्स थे सबको बोलता था कि आपको फिक्स प्राइस में ही सामान बेचना है, ठीक है। और जो सामान था वो फिक्स प्राइस में बेचा जाता था। इससे क्या होता था, कभी भी सोल्जर्स को प्रॉब्लम नहीं होती थी। फाइन। इसके अलावा एक चीज और रखी गई थी यहां पर, वो था दीवाने रियासत, ठीक है। व्हाट इज दिस दीवाने रियासत? देखो दीवाने रियासत वाज दी मार्केट डिपार्टमेंट, ठीक है। यहां पर जितने भी मर्चेंट्स थे वो रजिस्टर्ड थे, मतलब यहां पर आप बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं बैठ सकते हो। इसके बाद अब देखिए सिंपल सी बात थी, कोई ना कोई तो सुल्तान को धोखा देने की कोशिश करेगा, तो यहां पर भी सुल्तान ने मुनिहान नामक स्पाइस बनाए थे, ठीक है। इनका काम क्या था कि अगर कोई भी धोखे से भी ज्यादा प्राइस पे सामान को बेचे तो आप क्या करेंगे, मुझे कंप्लेन करेंगे एंड आई विल पनिश देम वेरी सीवियरली, ठीक है। इसके बाद उन्होंने स्लेव बॉयज को भी अपॉइंट किया था। इनके कुछ स्लेव बॉयज थे, वो लोग जाते थे भिखारी की पोशाक में और फिर उसके बाद अल्टीमेटली देखते थे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अगर लाइक इन्हें कुछ ज्यादा पे प्राइस दे रहे हैं, इनके साथ मिसबिहेव हो रहा है, मतलब जिस प्रकार से नहीं होना चाहिए, तो फिर सुल्तान उन्हें पनिश किया करते थे। सो इस प्रकार से उन्होंने लाए थे अपने मार्केट रिफॉर्म। सो अल्टीमेटली उनकी आर्मी अब पूरे तरीके से रेडी हो चुकी है, मतलब अच्छे सोल्जर्स हैं, पैसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सोल्जर को। अब ये चालू कर सकते हैं अपना एक्सपेंशन। अब इनका एक्सपेंशन होता है कहां पर, नॉर्थ इंडिया में और उसके बाद होता है साउथ इंडिया में, ठीक है। लेकिन एम्पायर को एक्सपेंड करने से पहले आप अपनी बॉर्डर से प्रोटेक्ट कर लो, बिकॉज बाहर से बार बार मंगोल अटैक कर रहे थे, ठीक है। तो टोटल सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 6 बार अटैक हुआ था मंगोल्स का, ठीक है। शुरू के 2 अटैक तो लाइक बहुत इजीली सुल्तान ने हैंडल कर लिए थे, बट जब तीसरा अटैक हुआ था सुल्तान कहीं एक्सपीडिशन में बाहर थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो मंगोल की सेना थी वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच गई थी। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को खबर मिली, वो दोबारा दिल्ली गए और उन्होंने उन्हें वहां से भगा दिया। फाइन। बट उन्हें एक चीज समझ में आ गई थी कि अब हमें अपनी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फाइन। तो उसके लिए उन्होंने गाजी मलिक को अपॉइंट किया, ठीक है। गाजी मलिक वॉज अपॉइंटेड और उसके बाद फिर भी मंगोल ने 3 बार अटैक किया और तीनों बार लगभग 10 से 15,000 सैनिकों को मारा गया गाजी मलिक के द्वारा। तो मोर और लेस अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल्स को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब फाइनली उनका एम्पायर प्रोटेक्टेड था, अब वो इंडिया में अपना एक्सपेंशन कर सकते थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनका नॉर्थ इंडिया का एक्सपेंशन, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले कहां पर था, गुजरात में था। देखिए गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में उन्होंने कुछ टाइम की सीज रखी, गुजरात की जो दीवारें थी टूट गई, वहां पर जो राजा था मारा गया और जो उनकी वाइफ थी उनको दिल्ली भेजा गया और उनकी जो डॉटर्स थी वो भाग गई थी। बट उन्हें वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन मिला जिनका नाम था मलिक कफूर। और लाइक ये इतना ज्यादा इंप्रेस हुए मलिक कफूर से कि इन्होंने इसको अपना मिलिट्री कमांडर बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद गुजरात का चैप्टर होता है खत्म। अब आते हैं रणथंभौर में। अब देखिए रणथंभौर में लगभग उन्हें 3 महीनों का सीज रखना पड़ा था, बहुत स्ट्रांग दीवारें थी, बट एंड में दीवारें टूट गई और अल्टीमेटली वहां पर राजपुताना वुमेन ने जौहर परफॉर्म किया था, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं हम चित्तौड़ में। चित्तौड़ के राजा कौन थे, राजा रतन सिंह, ठीक है। चित्तौड़ में मोर देन 5 to 6 मंथ्स का सीज रखा गया था, बट आखिर में वहां की दीवारें भी टूट गई थी। बट ये जो सोल्जर्स थे राजा रतन सिंह के बहुत ही ब्रेवरी लड़े, बट एंड में मारे गए और अल्टीमेटली वहां पर रानी पद्मिनी ने और बाकी राजपुताना वुमेन ने जौहर परफॉर्म किया था। फाइन। तो इसके साथ हमारा नॉर्थ इंडिया का एक्सपेंशन होता है खत्म। अब आते हैं हम साउथ इंडिया के एक्सपेंशन में। देखिए साउथ इंडिया का जो एक्सपेंशन था दैट वाज लेडेड बाय मलिक कफूर, नाम याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। अब ये कहां कहां पर एक्सपेंशन हुआ था, सबसे पहला होता है यादवास ऑफ देवगिरी, फिर काकत्यास ऑफ वरंगल, फिर होयसालास, फिर पांड्यास ऑफ मदुरई। तो फाइनली यहां पर हमारे अलाउद्दीन का चैप्टर होता है खत्म। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूलर में जिनका नाम है मुहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मुहम्मद बिन तुगलक को एक पागल राजा भी माना जाता है, सन की राजा माना जाता है।
ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीजन था कि ही वॉज द ओनली एजुकेटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। इनको पूरी शिक्षा हासिल हुई थी। इसके बाद इसके अलावा जो भी सुल्तान थे वो इतने एजुकेटेड नहीं थे। इवन अलाउद्दीन खिलजी तो ऐसा कहा जाता है अंगूठा छाप था। ठीक है, तो मोर और लेस ही वॉज द एजुकेटेड वन। तो उसने क्या किया, अपनी बुकिश नॉलेज को विदाउट थिंकिंग इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और उसके बहुत सारे मिजरेबल एक्सपेरिमेंट्स हमारे सामने आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। फॉर एग्जांपल इजिप्ट के साथ, ईरान के साथ एंड चाइना के साथ। ओके, सो अब हम क्या पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के नोबेल एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें सबसे पहला उनका एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया मैं अपना जो कैपिटल है वो ट्रांसफर कर दूंगा, कहां से कहां पर, दिल्ली से देवगिरी में। इवन उन्होंने योगी की तरह देवगिरी का नाम भी बदल दिया दौलताबाद। ठीक है, अब देखिए रीजन क्या था। इसका रीजन बहुत सिंपल था कि साउथ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली इज वेरी फार अवे और दौलताबाद वॉज द सेंटर। ठीक है, जिसकी वजह से साउथ इंडिया को कंट्रोल किया जा सकता था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो दिल्ली है ना, दिल्ली अटैक के लिए बहुत वल्नरेबल था। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बार अगर किसी भी रूलर ने हिंदू कुछ माउंटेन क्रॉस कर दिए तो फिर पूरा प्लेन एरिया है कि आप दिल्ली के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप दौलताबाद चले जाते हैं तो आपका कैपिटल बच जाएगा। क्यों? बिकॉज वहां पर बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, तो वहां पर अटैक करना बहुत मुश्किल होगा। सो थिंकिंग वॉज एब्सोल्युटली राइट, नो डाउट, एज उसके पास बुकिश नॉलेज थी, बट इंप्लीकेशन और यू कैन से एग्जीक्यूशन वॉज वर्स्ट। अल्टीमेटली बाद में ये आइडिया ड्रॉप करने लगा। मतलब उन्होंने सबको भेज दिया था दौलताबाद, खुद किंग चले गए थे, बट एंड में 2 साल बाद वापस आ गए। तो इस तरीके से बहुत पैसे खराब हुए इस एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट था उनका टोकन करेंसी का। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे सिल्वर की बहुत शॉर्टेज पड़ चुकी थी। ठीक है, सिल्वर की शॉर्टेज पड़ चुकी थी। इसके बाद जो कुबलई खान है, कुबलई खान चाइना के रूलर थे। ओके, उन्होंने चाइना में टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा क्यों ना मैं भी टोकन करेंसी को अपने दिल्ली सल्तनत में इंप्लीमेंट कर दूं। तो उन्होंने बोला अपनी मासे से कि आप मुझे अपना सिल्वर टंका दे दो और जो भी कॉपर कॉइन्स हैं मैं आपको दूंगा। ठीक है, और आप उन्हीं कॉपर कॉइन्स को सिल्वर टंका समझना। फाइन। और उन्होंने बोला कि अगर आपका पैसा डूबता है तो उसके लिए मैं बैठा हूं, मैं अपनी ट्रेजरी से आपको पैसा दे दूंगा। बट दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो फेल्ड। वाई? बिकॉज लोगों ने फॉर्जिंग चालू कर दी थी। फॉर्जिंग मतलब घर में ही वो लोग कॉपर के कॉइन्स बनाना चालू कर दिए थे। और सुल्तान एक चीज यहां पर करना भूल गए थे, उनको यहां पर यह करना था कि भाई जो कॉपर के कॉइन्स है सिर्फ और सिर्फ मैं इशू करूंगा। लोगों ने खुद इशू करने चालू कर दिए थे। मोर और लेस फॉर्जिंग की वजह से दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो फेल्ड। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने डिसाइड किया कि मैं खुरासीन को एक्सपेडिट करूंगा, मतलब वहां पर अटैक करूंगा। क्यों? बिकॉज देखिए, खुरासन इज वेरी वीक पॉइंट ऑफ इंडियन एम्पायर, मतलब वहां से बहुत ज्यादा अटैक हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि उस रीजन को कैप्चर कर लिया जाए, सो इट विल बी हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट द एम्पायर। तो थिंकिंग वाज बेस्ट। और ऊपर से उस टाइम पे ना बहुत ही वीक रूलर रूल कर रहे थे उस एम्पायर को। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं आर्मी बना लेता हूं। तो उन्होंने लगभग 4 लाख की आर्मी बनाई और 2 साल की सैलरी एडवांस में दे दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अटैक करने का सोचा वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रूलर आ गया, तो उन्हें पीछे हटना पड़ा। तो मोर और लेस यहां पर फिर से पैसे खराब हो गए। तो अभी तक आप देखो सुल्तान ने कितने पैसे यहां पर खराब कर दिए हैं। तो सुल्तान की ट्रेजरी हो गई यहां पर खाली। तो अब सुल्तान को चाहिए उनके पैसे वापस। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं डोआब में टैक्स लगाऊंगा। लेकिन यहां पर भी इनकी किस्मत बहुत खराब थी। कैसे? भाई उसी साल यहां पर फेमाइन आ गया, सूखा पड़ गया। अल्टीमेटली लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया कि आप कैसे इतना टैक्स मांग सकते हो। सो दिस ऑल्सो फेल्ड। बट इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई, वो थी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। सुल्तान को यह समझ में आया कि अगर हमें एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, टैक्स को बढ़ाना है, तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। तो उन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बनाया, दैट इज कॉल्ड एज दीवाने कोही, मतलब एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। और इसी के साथ ही साथ उन्होंने तकवी लोन्स चालू किए। ठीक है, तकवी लोन्स मतलब एग्रीकल्चरल लोन्स। फाइन। सो यहां पर होते हैं हमारे सुल्तान के एक्सपेरिमेंट खत्म। अब यू मस्ट बी आस्किंग कि सर ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का क्या हुआ, तकवी लोन्स का? देखिए यहां पर लोगों ने क्या किया कि इस तकवी लोन को यूज करने लगे कहां पर? अपनी शादी ब्याहों में। तो अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फेलियर। बट दीज आर इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट टू रिमेंबर। तो अब यहां पर होते हैं हमारे मोहम्मद बिन तुगलक साहब खत्म। अब एक क्वेश्चन देख लो, असर्शन एंड रीजन है, मोहम्मद बिन तुगलक इशूड अ न्यू गोल्ड कॉइन विच वॉज कॉल्ड दिनार बाय इब्न बतूता।
सी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इब्न बतूता ने गोल्ड कॉइन्स को दीनार कहा था। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर इंसर्ट किया गया है और इसलिए मैंने अपनी स्लाइड में नहीं बताया था। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन्स टू प्रमोट ट्रेड विथ वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। अभी मैंने बताया गोल्ड कॉइन नहीं इशू किए थे, उन्होंने कॉपर इशू किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है गाइस, 2023 के लिए ओनली आईएएस ने जीएस फाउंडेशन कोर्स चालू कर दिया है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में, जिसमें आपको मिलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स प्लस मेंस के लेक्चर। इसके अलावा यू विल आल्सो गेट करंट अफेयर्स की क्लासेस, सीसैट की वीडियोस। इसके बाद हर हफ्ते आपके टेस्ट लिए जाएंगे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंड में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वो भी आपको प्री एंड मेंस की प्रोवाइड की गई है इंक्लूडिंग एस्से टेस्ट। ठीक है, और उसके बाद एंड में यू नीड सम मटेरियल टू स्टडी, उसके लिए यू विल गेट 21 जीएस बुक्स जो कि आपके घर में पहुंच जाएंगी। दिस विल बी हार्ड कॉपी। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओनली आईएएस की डेडिकेटेड मेंटरशिप। सो प्लीज ज्वाइन द कोर्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन डिटेल्स। अब हम आते हैं अगले रूलर पे, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको टैक्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जानना पड़ेगा कि इन्होंने 4 टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया था। पहला था खराज। खराज टैक्स वो था जो कि लैंड के ऊपर लगाया जाता था, कि मतलब आपकी जितना भी प्रोड्यूस हुआ है उसका आपको 1/10 सुल्तान को देना पड़ेगा। इसके बाद अगर मान लो उनका कोई भी प्रोविंशियल गवर्नर किसी को एक्सपीडिशन कर रहा है, ठीक है, तो आपका जो भी वॉर बूटी होगा उसका 1/5 सुल्तान को देना पड़ेगा। इसके बाद जिजिया तो आप सभी जानते होंगे, ये हिंदूज के ऊपर लगाया जाता था फॉर द प्रोटेक्शन। इसके बाद जकात टैक्स। जकात टैक्स वॉज अप्लाइड ऑन मुस्लिम्स फॉर द रिलीजियस पर्पसेस। ठीक है, तो ये 4 टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मत भूलना। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पब्लिक वर्क डन बाय फिरोज शाह तुगलक। पहला पब्लिक वर्क था 150 वेल्स, 100 ब्रिजेस बनवाए, 50 डैम्स बनवाए और बहुत सारी इरिगेशन कैनाल्स बनवाई। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे टाउन्स भी बनवाए, फॉर एग्जांपल फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अपने जो एम्पायर में टॉर्चर को बंद कर दिया था। पहले बहुत टॉर्चर दिए जाते थे। मोर और लेस मोहम्मद बिन तुगलक ने इतनी टॉर्चरस पनिशमेंट लाई दैट यू जस्ट कांट बिलीव। ठीक है, बट उन्होंने वो सब बंद कर दी। इसके बाद इन्होंने इवन ब्राह्मण्स के ऊपर जिजिया टैक्स को अप्लाई किया। ठीक है, और एंड में उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किया। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स बनवाए, मैरिज ब्यूरोज बनवाए, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनवाए। इसके बाद पुअर्स को फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड की। सो मोर और लेस काफ़ी अच्छे सुल्तान माने जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत? इट वाज नसीरुद्दीन महमूद। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। जब मैं आपको तैमूर लेन का इन्वेजन बताऊंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, क्वेश्चन पहले आ गया है बस। इसके बाद 2 और इंपॉर्टेंट रूलर हैं, एक है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया था। इन्होंने बनवाई थी कुवात उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली, और इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके अलावा कुछ याद मत रखना। ठीक है, एंड ही डाइड वाइल प्लेइंग चौगन। ये यूपीएससी पूछ चुका है, फाइन। इसके बाद इल्तुतमिश इज कॉल्ड एज रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश कॉन्क्वेस्ट इन नदर्न इंडिया। ये फैक्ट भी याद रखना, फाइन। अब एक क्वेश्चन देख लो। देखो, विथ रेफरेंस टू मेडाइवल इंडियन रूलर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अलाउद्दीन खलजी फर्स्ट सेटअप अ सेपरेट अरीज डिपार्टमेंट। नहीं, ये बलबन ने किया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद बलबन इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऑफ इट्स मिलिट्री। नहीं, ये अलाउद्दीन ने किया था, तो ये भी गलत हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज सक्सीडेड बाय हिज अंकल टू द दिल्ली थ्रोन। नहीं, ये भी गलत हो गया। तो अल्टीमेटली करेक्ट क्या है? फिरोज तुगलक सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने ये आपको कहीं पर भी नहीं बताया था फिरोज शाह तुगलक सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, बट ये तीनों स्टेटमेंट्स बताई थी मैंने आपको। सो जिसकी वजह से आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाए। तो देखिए, डायरेक्टली स्लाइड से ही क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट मोर और लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दिस इज माई पर्सनल गारंटी। ठीक है, उसके बाद द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेपुटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल इन इंडिया वॉज फिरोज शाह तुगलक। ये भी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड? तो वाइल प्लेइंग चौगन, ये भी हमने डिस्कस किया था।
अब देखिए हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो देखिए जो दिल्ली सल्तनत थी वो एक इस्लामिक स्टेट था और उसका रिलीजन था इस्लाम। और यहां पर जो सुल्तान थे वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानते थे किसका? खलीफा का। ठीक है, अगर आप देखेंगे उन्होंने खलीफा के नाम पे खुतबा पढ़वाए, कॉइन्स प्रिंट करवाए और इवन उनसे मंसूर भी ऑब्टेन किया। अब आप सोच रहे होंगे क्यों लिया, क्या जरूरत थी परमिशन लेटर मंसूर लेने की? देखिए रीजन वाज वेरी सिंपल कि जो खलीफा होते हैं ना वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के क्या होते हैं? पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हेड। अगर आपको उनकी परमिशन मिल गई तो आप बहुत इजीली रूल कर पाएंगे इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर। सो दैट्स व्हाई पीपल टुक मंसूर। इवन अगर आपको याद होगा बलबन ने अपने आप शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ बोला था, बट स्टिल ही टुक मंसूर फ्रॉम खलीफा। अगर भाई आप इतने ही भगवान की परछाई हो तो क्यों खलीफा के पास जा रहे हो? ठीक है, बिकॉज वो जानते थे उनकी परमिशन के बिना वो ढंग से यहां पर रूल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ स्लेव। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, भले वो लोग खलीफा से परमिशन ले रहे थे और खलीफा परमिशन दे भी रहे थे, बट प्रैक्टिकली अल्टीमेट अथॉरिटी मिलिट्री की फील्ड में, लीगैलिटी की फील्ड में, पॉलिटिकल एक्टिविटी की फील्ड में कौन था? सिर्फ और सिर्फ सुल्तान। ओके, एंड इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, देयर वाज नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन। मतलब सुल्तान के जितने बच्चे थे सबका थ्रोन के ऊपर इक्वल हक था, जो आखिरी में जीतेगा वॉर वही तख्त के ऊपर बैठेगा। तो ये हो गया सुल्तान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहले आता है पोस्ट ऑफ नायब। ठीक है, अब देखिए ये जो पोस्ट थी सबसे पावरफुल पोस्ट थी सुल्तान के बाद, एंड दिस पोस्ट प्रैक्टिकली इंजॉयड ऑलमोस्ट ऑल द पावर ऑफ सुल्तान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है हमारे सामने वजीर की। ही वॉज हेडिंग दीवाने विजारत, मतलब दी फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारे सामने आता है दीवाने अरीज। दीवाने अरीज का मतलब होता है मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड इट वॉज हेडेड बाय अरीज ए मुमालिक। अब आप सभी जानते हैं इस डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किसने किया था? बलबन ने। रिफॉर्म्स किसने लाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कैच वर्ड याद रखना कि ये जो अरीज ए मुमालिक था, ही वॉज नॉट दी कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी वॉज सुल्तान हिमसेल्फ ओनली। ठीक है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स को रिक्रूट करना था, रिक्रूटमेंट ऑफ द सोल्जर्स। ठीक है, अब देखो अगला इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हमारे सामने आता है दीवाने रजालत। दीवाने रजालत मतलब रिलीजियस अफेयर्स का डिपार्टमेंट। इट वॉज हेडेड बाय चीफ सद्र। अब देखिए इस डिपार्टमेंट का काम क्या था? इस डिपार्टमेंट का मेजर काम यह था कि आपको ग्रांट्स इश्यू करनी है। किस चीज के लिए? मस्जिद बनवाने के लिए, मदरसास बनवाने के लिए एंड टॉम्स बनवाने के लिए। ठीक है, अब देखिए शेर शाह सूरी के एम्पायर में एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था दीवाने रजालत, लेकिन उसका मतलब वहां पर फॉरेन मिनिस्टर है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, समझ रहे हो ना? रजालत फॉरेन मिनिस्टर, रिलीजियस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहां पर कैच हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट वॉज द जुडिशियल डिपार्टमेंट। इसको हेड करते थे चीफ काजी। इसके अलावा और भी जो प्रोविंसेस थे वहां पर भी जुडिशियल डिपार्टमेंट्स थे और उनको हेड करते थे काजीज। ठीक है, अब एक चीज यहां पर याद रखना कि मुस्लिम्स और हिंदूज सिविल मैटर में खुद का पर्सनल लॉ फॉलो करते थे, और यहां पर हिंदूज के केस में डिसीजन कौन लेती थी? पंचायत लेती थी। लेकिन मुस्लिम के केस में खुद सुल्तान डिसीजन लेते थे, मतलब सुल्तान वॉज दी अल्टीमेट अथॉरिटी। ठीक है, बट यहां पर आप जानते हैं चीफ काजी और काजी पहले एक्ट कर देते होंगे। और लेकिन क्रिमिनल केसेस में जो डिसीजन थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के चलते थे, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज दीवाने इंशा। ओके, दीवाने इंशा मतलब करस्पॉन्डेंस या फिर कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट। मतलब कि अगर रूलर को और ऑफिशियल्स को कम्युनिकेट करना हो तो कैसे कम्युनिकेशन होगा, ये काम था दीवाने इंशा का। इसके बाद याद रखना बरीद को हम कहते हैं इंटेलिजेंस एजेंट्स। इसके बाद आता है हमारे सामने कारखानास। देखिए कारखानास एक प्रकार की पब्लिक इंटरप्राइजेस थे जहां पर सुल्तान की नीड्स की सारी चीजें बनाई जाती थी, और यहां पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, इनके टाइम पे 2 लाख से ज्यादा स्लेव्स हुआ करते थे इन कारखानास में। इसके बाद नेक्स्ट इज वकील दर। इसका काम क्या था? रॉयल हाउस होल्ड की जो भी चीजें हैं, जो भी इनकी जरूरतें हैं वो पूर्ति हैं, वो सब करना। ठीक है, इसके बाद दीवाने को ही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इट इज तकवीलों के बारे में बता दिया है, और दीवाने रियासत के बारे में बता दिया, दैट इज द मार्केट डिपार्टमेंट। फाइन,
अब देखिए इसके बाद हम आते हैं लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अभी तक आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले हमारे सामने आते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रोविंसेस। देखो जैसे आज के टाइम पे है ना कि जैसे भारत है, इंडिया है, वहाँ पर प्रोविंसेस हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर विलेजेस हैं, ठीक है। उसी प्रकार से उस टाइम पे भी डिवीजन था। उस टाइम पे जो प्रोविंसेस हैं उनको हम इक्ताज बोलते थे, ठीक है, और उसको हेड करते थे मुफ्तीज एंड वालीज। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट के जाना। इसके बाद देखो प्रोविंसेस के अंदर क्या आते हैं, डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट को आप शिक से कंपेयर कर सकते हैं और इसको हेड करते थे शिकदार, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते थे ग्रुप ऑफ विलेजेस। ग्रुप ऑफ विलेजेस को हम बोलते हैं परगना, ठीक है। परगना को हेड करते हैं आमिल। अब देखिए इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था आमिल के ऊपर कि ही वाज इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन। तो देखिए परगना में यहां पर ही इज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद सबसे नीचे आता था विलेज, और विलेज को हेड करते थे मुकद्दम या फिर चौधरी। अगर हिंदूस है तो चौधरी हेड बोला जाएगा, अगर मुस्लिम है तो मुकद्दम हेड बोला जाएगा। अब देखिए इसी की तरह थोड़ा बहुत रिलेटेड बट डिफरेंट सिस्टम अडॉप्ट किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। तो हम उसको कंपेयर कर लेते हैं। दैट बिलोंग्स टू दिल्ली सल्तनत एंड दिस इज शेर शाह सूरी, ठीक है। अब देखिए शेर शाह सूरी अपने प्रोविंसेस को सरकार बोलता था और उसको हेड करते थे चीफ शिकदार एंड चीफ मुंसिफ। उसके बाद सीधे यहां पर आते थे परगना, ठीक है। परगना को बहुत सारे ऑफिशियल्स हेड करते थे, शिकदार जो मिलिट्री काम देखते थे, आमिन जो रेवेन्यू काम देखते थे। ये देखो आमिन और आमिल यहां पर रिलेटेड है, देखो। इसके बाद फोटेदार जिसको हम ट्रेजरर बोलते हैं, और इसके बाद करकुन जिसको हम अकाउंटेंट बोलते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में सबसे छोटी यूनिट आती थी क्या, इक्ता, और यहां पर सबसे छोटी यूनिट क्या थी, विलेज। तो आपने देखा बहुत सारा डिफरेंस है और बहुत सारा रिलेशन भी है। सो दिस स्लाइड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज आमिल। यस, इट इज करेक्ट। द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। नहीं, इक्ता वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिल्ली सल्तनत रूलर्स ओनली। तो आप सेकंड को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर 1 ओनली हो जाएगा, बिकॉज 1 हमें पता है, थर्ड विल बी रॉन्ग। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सल्तनत। नहीं, इट वाज ड्यूरिंग द मुगल रूलर्स, ठीक है। इसको भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है मंगोल पॉलिसी ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज यूपीएससी इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ चुका है, हम डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी। तो हु वर मंगोल्स। देखिए जो मंगोल्स थे वो एक ट्राइब था जो कि सेंट्रल एशिया में फैला हुआ था। कहां से कहां तक, उराल माउंटेन से लेके गोबी डेजर्ट तक, ठीक है। लेकिन ये जो ट्राइब्स थे बटे हुए थे, टूटे हुए ट्राइब्स थे, फाइन, और आपस में लड़ते रहते थे। बट 1206 में एक वॉर लॉर्ड जिसका नाम था तेमुजिन, उसने क्या किया, इन ट्राइब्स को यूनाइट कर दिया एंड ही टुक द टाइटल एज गेंगीज खान। एंड विद इन 20 to 25 ईयर्स उसने आज तक का सबसे बड़ा लैंड एम्पायर बनाया, मतलब कॉन्टाजियस लैंड एम्पायर। मतलब इतना बड़ा लैंड एम्पायर किसी के पास आज तक नहीं था, इवन ब्रिटिश के पास। ब्रिटिश का एम्पायर अलग अलग जगह फैला हुआ था, मतलब ओशन के थ्रू भी होता था, हर जगह से होता था, बट सबसे बड़ा जो लैंड एम्पायर था वो था चंगेज खान का, जो उन्होंने 1237 में बना लिया था। सोचिए 1206 में यूनाइट किया और 1237 में एम्पायर बना लिया गया था, ठीक है। अब देखिए इनकी जो टेंडेंसी थी इन रूलर्स की, वो थी इंडिया में अटैक करना फॉर इट्स वेल्थ एंड अदर थिंग्स। तो अब देखते हैं किस प्रकार से किस रूलर ने हैंडल किया मंगोल्स को। तो सबसे पहले आते हैं हमारे सामने इल्तुतमिश, ठीक है। अब देखिए जो हमारे चंगेज खान है उन्होंने ख्वारिज़म एम्पायर पर अटैक किया था, ठीक है। अब जब उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि एक भी रॉयल फैमिली का मेंबर नहीं बचना चाहिए। तो उसमें से एक रॉयल फैमिली का मेंबर था जिसका नाम था जलाल अद्दीन, ठीक है। ये जो जलाल साहब थे भागते भागते इल्तुतमिश के पास आ गए और उन्होंने बोला कि आप मुझे पनाह दे दो, मेरे पीछे चंगेज खान लगा हुआ है। उन्होंने मना कर दिया, बोला कि हम आपकी वजह से उनसे दुश्मनी नहीं ले सकते, और उन्होंने चंगेज खान के प्रकोप से इंडिया को बचा लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बलबन। देखिए बलबन ने बड़ा स्मार्टली खेला। उन्होंने क्या किया, जनता को, नोबल्स को डर दिखाया कि भाई हमारे ऊपर मंगोल्स अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एम्पायर को मिलिटराइज कर देते हैं। तो उन्होंने एम्पायर को मिलिटराइज कर दिया, ओके। अब इसके बाद लेकिन बैक हैंड में पीछे जाके वो बलबन और बाकी जो रूलर्स हैं मंगोल के, वो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, ट्रीटी साइन कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। बट मंगोल ने अपनी ट्रीटी तोड़ दी, उनके बेटे के ऊपर अटैक किया, बेटे की डेथ हो गई। इसके बाद सुल्तान इतने गम में डूब गए कि उनकी भी डेथ हो गई। बट मोर और लेस बहुत ही स्मार्टली खेला था बलबन ने यहां पर, ठीक है।
इसके बाद खलजी डायनेस्टी तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, किस प्रकार से अलाउद्दीन खलजी ने उनको हैंडल किया था, बहुत बेकार तरीके से भगाया था। अब देखिए तुगलक डायनेस्टी ने कैसे उनको ब्रेक किया था। देखिए तुगलक डायनेस्टी के दौरान जो मंगोल रूलर थे वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में आके बैठ गए थे, पूरे में सीज कर लिया था। इसके बाद तुगलक रूलर्स ने क्या किया, उनको बोला कि ये पैसे ले लो चले जाओ, अटैक मत करना। तो मोरलेस इस प्रकार से तुगलक ने हैंडल किया था उनको। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेजन था मंगोल का, वो था तैमूर लेन का इन्वेजन, जो इंडिया में हुआ था। ठीक है, ये हुआ था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के रेन में, और ये हैं तुगलक डायनेस्टी के आखिरी रूलर। देखो, जब तैमूर ने इंडिया को इन्वेड किया तो लाइक बहुत ही बेकार प्लंडर किया, जितना वेल्थ था, इवन जो घर के अंदर वेल्थ था ना, लाइक मटके बर्तन सब उठा लिया गया था। इसके अलावा बहुत ही ब्रूटल मैसेकर किया था। ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा इंडियंस को मार दिया गया था। इसके अलावा जितनी भी वहाँ पर उन्हें वुमेन मिली, सबके मास रेप अटेम्प्ट किए गए थे। ठीक है, और वहाँ पर लोग इतना डर गए थे कि अपनी बेटियों की शादी बहुत ही छोटी उम्र में करवाने लगे थे। और इसके अलावा वहाँ जो उनके सोल्जर थे तैमूर के, उन्होंने जितनी भी स्टैंडिंग क्रॉप्स थी सब में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से पूरे एम्पायर में भुखमरी छा गई थी। तो मोरलेस कह सकते हैं 1.5 से 2 साल के लिए एम्पायर कहाँ था, पॉवर्टी में था। और इवन लोग शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, इतना टेरर स्टैब्लिश हो गया था तैमूर लेन की वजह से। ठीक है, बट ये तो थी आम लोगों की बात। बट वॉट अबाउट द रूलर्स? देखिए तुगलक डायनेस्टी के रूलर इतना डर गए थे इनके इन्वेजन से कि कभी उन्होंने दोबारा क्लेम करने की सोची ही नहीं एम्पायर। तो यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी खत्म हो जाती है किसके साथ? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। द मंगोल अंडर चंगेज खान इन्वेडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। अभी मैंने बताया चंगेज खान, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन। ठीक है, उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच द इंडस इन परसूट ऑफ द फ्यूजिटिव ख्वारिज़म प्रिंस। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हमने डिस्कस की थी अभी। इसके बाद इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड इंडिया। नहीं, इट वॉज नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो ये गलत हो गई, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ये अब 1 करेक्ट हो गया तो 1 विल बी करेक्ट, बट लेट अस चेक द थर्ड ऑप्शन। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराया II ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। नो, इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मंगोल पॉलिसी होती है खत्म, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है दिल्ली सल्तनत का वो भी होता है खत्म। ठीक है, अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है मुगल एम्पायर, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसमें हम अपनी बिगिनिंग करेंगे बाबर के साथ। बाबर इंपॉर्टेंट है, इससे यूपीएससी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बाबर। देखिए जो बाबर थे वो फरगना के रूलर थे। ठीक है, लेकिन बाबर को फरगना से हटा दिया गया था। इसके बाद वो काबुल को कैप्चर कर लेते हैं, और वहां से लगभग 4 बार ट्राई करते हैं इंडिया को कैप्चर करने की, बट ऑल द 4 टाइम्स ही फेल्ड। बट अब यहां पर इब्राहिम लोदी साहब के एक अंकल थे जिनका नाम था आलम खान लोदी। उन्होंने बाबर को इनवाइट किया टू इन्वेड इंडिया। इनको लग रहा था कि बाबर आएगा तैमूर की तरह, डिस्ट्रॉय करेगा, प्लंडर करेगा और चला जाएगा, एंड आई विल कैप्चर द थ्रोन। बट बाबर आया, सबसे पहले वो आया लाहौर। उसने वहां पर दौलत खान लोदी को हरा दिया और लाहौर कैप्चर कर लिया। प्लंडर नहीं किया, कैप्चर कर लिया। इसके बाद वो आया पानीपत में। पानीपत पे अब उसकी लड़ाई हुई किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ, द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और वहां पर उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी की लगभग 1 से 1.5 लाख की सेना थी, और बाबर की सिर्फ और सिर्फ 18 से 20 हज़ार की सेना थी। बट फिर भी जो बाबर था वो जीत गया अगेंस्ट इब्राहिम लोदी, एंड ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसके बाद उसने इन्वेड किया राणा संघा को। ठीक है, राणा संघा ऑफ मेवाड़, एंड दैट बैटल इज नोन एज बैटल ऑफ खनुआ। अब देखिए यहां पर आप बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज को कंफ्यूज मत करिएगा। बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज वाज फॉट बिटवीन शेर शाह सूरी एंड हुमायूं, तो कंफ्यूज मत करना। इसके बाद फाइनली वो अपना आखिरी बैटल लड़ते हैं, दैट इज बैटल ऑफ गोगरा अगेंस्ट अफगान्स, एंड ही टुक द टाइटल ऑफ गाजी हियर। ठीक है, तो इसके साथ हमारे बाबर साहब कंप्लीट हो जाते हैं। अब बाबर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आलम खान हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया was an uncle of Ibrahim Lodi and pretender to the throne of Delhi. तो this is correct statement. इसके बाद consider the following: the arrival of Babar into India led to the introduction of gunpowder in the subcontinent. ठीक है, देखेंगे इसको। Introduction of arch and dome in the region of architecture. नहीं, it was introduced by दिल्ली सल्तनत रूलर। तो आप सेकेंड को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो थर्ड तो करेक्ट होगी। और इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट,
वॉज नॉट डन बाय बाबर। गन पाउडर ऑलरेडी हमारे यहां पर इंट्रोड्यूस था, इवन विजयनगर रूलर्स ने इसे यूज भी किया था, ठीक है, ये तोप लेके आए थे। तो आंसर विल बी 3 ओनली, दैट इज स्टैब्लिशमेंट ऑफ टिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ खनवा वॉज सर्टेनली द मोस्ट डिसिसिव एंड सिग्निफिकेंट देन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यस, इट इज करेक्ट। इसके बाद राणा संघा द राजपूत हीरो वॉज सर्टेनली अ मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सरी देन इब्राहिम लोदी। अब देखिए, आपको मैंने बताया जो खनवा बैटल था वो राणा संघा के अगेंस्ट हुआ था, और इसे माना जाता है कि वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से ज़्यादा खतरनाक था, बिकॉज सारे राजपूत रूलर्स राणा संघा के पीछे चल रहे थे। तो अल्टीमेटली बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट रूलर पे पूरे मेडावल हिस्ट्री के, हुज नेम इज अकबर, ठीक है। अब देखिए, जब अकबर का एक्सेशन होने वाला था उसी टाइम पे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत छोड़ गया था। क्या हुआ था कि यहां पर जो अफगान्स हैं, देखिए अफगान को यहां पर लीड कर रहे थे हेमू, ठीक है। अफगान्स दिल्ली में कैप्चर करना चाहते थे और अकबर की तरफ से लड़ रहे थे बैरम खान, ठीक है। अब अल्टीमेटली सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में बैरम खान ये जो हमारे हेमू इनको हरा देते हैं, ठीक है। और जो लग रहा था कि मुगल डायनेस्टी अब खत्म हो जाएगी वो दोबारा स्टैब्लिश हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अकबर चालू करते हैं अपने एक्सपेंशन। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आगरा से गए गुजरात, वेस्ट में पूरा एक्सपेंड किया, फिर ईस्ट बंगाल में पूरा एक्सपेंड किया, इसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को प्रोटेक्ट किया, बिकॉज वो जानते थे वहाँ से बहुत इन्वेजन होते हैं, इवन उनके पप्पा जान भी वहीं से आए थे, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली उन्होंने डेक्कन की तरफ भी थोड़ा बहुत मूव किया, बेरार एंड खानदेश को कैप्चर किया था। बट दिस इज ऑल नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनकी एक्सपीडिशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर इंपॉर्टेंट है उनकी तरफ से कुछ तो वो है राजपूत पॉलिसी एंड द रिलीजियस पॉलिसी। सो लेट अस डिस्कस द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। देखिए, राजपूत एंड अकबर के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, किसी को शांति नहीं मिल रही थी, ना ही अकबर को ना ही राजपूत को। तो यहाँ पर अकबर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि ही इज गोइंग टू मैरी द डॉटर ऑफ राजा भारमल, ठीक है। एंड दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द राजपूत पॉलिसी ऑफ मुगल्स, फाइन। इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके बाद बहुत सारे राजपूत जो रूलर्स थे और वॉरियर्स थे वो ज्वाइन करते हैं अकबर को। फॉर एग्जाम्पल टोडारमल, मान सिंह, और इन सबको बहुत हाई मनसाब मिलता है, 5000 का मनसाब, 4500 का मनसाब भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं मोरलेस जो राजपूत और मुगल्स के बीच में जो राइवलरी थी ना वो खत्म हो गई और मोरलेस एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप हो गया थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैरिज, ठीक है। इस मैरिज का बहुत बड़ा इंपैक्ट था उनकी रिलीजियस पॉलिसी के ऊपर, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। बट अभी भी कुछ रूलर थे जो खुश नहीं थे बिल्कुल भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल राणा प्रताप ऑफ मेवाड़, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, और बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अब देखिए जो उसका रिजल्ट है दैट इज नॉट डिसिसिव, मतलब कुछ स्कॉलर कुछ कहते हैं, कुछ स्कॉलर कुछ कहते हैं, लेकिन एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी कि ये बहुत खतरनाक बैटल था, जिसकी वजह से जो बाकी रूलर थे उनको भी लगा कि इस लेवल पे हमें लड़ाइयां नहीं करनी चाहिए, तो अल्टीमेटली उन्होंने भी मुगल्स के साथ हाथ मिला लिया। तो मोर और लेस इस बैटल के बाद जो लोग नहीं आ रहे थे मुगल्स के साइड वो भी आके कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो मोर और लेस अब यहां पर राजपूत एंड मुगल्स के जो रिलेशन थे बहुत अच्छे स्टैब्लिश हो गए, और राजपूत ने मुगल्स को लगभग 4 जनरेशन तक सर्व किया, इवन औरंगजेब को भी सर्व किया, आपको ध्यान ही होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी राजपूत पॉलिसी। इसके बाद आती है नेक्स्ट रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जो अकबर है वो इतना लिबरल पर्सन कैसे था, बाकी उसके सक्सेसर या फिर उनके जो प्रेडिसर थे वो लिबरल नहीं थे, ये लिबरल कैसे था। इसका सबसे बड़ा रीजन है अब्दुल लातीफ, ये उनके टीचर थे, ठीक है, और वो काफ़ी लिबरल थे, तो काफ़ी लिबरल एजुकेशन मिली अकबर को। उसके बाद उनके जो 2 दोस्त थे अबुल फैजी एंड अबुल फजल, इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट था अकबर के ऊपर। और लास्ट में जो उन्होंने राजपूत वुमेन से शादी की थी उसका भी इंपैक्ट था, मतलब यहाँ पर राजपूत वुमेन ने इनको क्या बताया, हिंदुज़म के बारे में बताया, तो काफ़ी इंप्रेस हुए हिंदुज़म से। इसलिए अगर आप देखेंगे अकबर ने अपनी हिंदू वाइफ्स को बोला था कि आप मेरे महल के अंदर अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको पता हो इस्लाम में मूर्तियाँ प्रोहिबिटेड होती हैं, बट स्टिल अकबर अलाउड। सो इतने लिबरल थे अकबर साहब। इसके बाद देखिए उन्होंने ये चीज़ देखी कि अगर आप इंडिया को रूल करना चाहते हैं तो आप इंडियंस को, मतलब हिंदुओं को सेकेंड क्लास सिटीजन ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो जिजिया को अबॉलिश कर दिया। उसके बाद जो पिलग्रिम टैक्स था वो भी अबॉलिश कर दिया, मतलब अगर आप मंदिर जा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ता था, तो ये उन्होंने हटा दिया। इसके बाद उन्होंने इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना वो प्लेस थी जहाँ पर हमारे अकबर साहब बाकी जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके साथ डिस्कशंस करते थे अबाउट द रिलीजन, और यहीं से इंप्रेस होके उन्होंने अपना खुद का रिलीजन बनाया जिसका नाम था दिन ए इल्लाही, ठीक है। अब देखिए ये जो रिलीजन बना था
सारे रिलीजन्स के सारे रैशनल पॉइंट्स को लिया गया था, कोई भी डोगमा, कोई भी सुपरस्टिशन पॉइंट नहीं लिया गया था, ठीक है। और इस रिलीजन के सिर्फ और सिर्फ 15 फॉलोअर्स थे, इंक्लूडिंग राजा बीरबल। और जब अकबर साहब की डेथ होती है तो उसके बाद ये रिलीजन भी खत्म हो जाता है। सो दिस इज द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। इसके बाद हम आते हैं उनके लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब देखिए जो इनका लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है दैट वाज इंप्रेसिव, क्वाइट इंप्रेसिव, और काफी कुछ उन्होंने कैरी किया था शेर शाह सूरी से, ठीक है। लेकिन जो मेजर मदद की गई थी लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में दैट वाज डन बाय राजा टोडारमल, ठीक है। देखिए इनके लैंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हम जब्ती सिस्टम भी कहते हैं, बंदोबस्त सिस्टम भी कहते हैं और दहसाला सिस्टम भी कहते हैं। ये सिस्टम था क्या, देखो इस सिस्टम में क्या किया गया था कि अकबर साहब क्या करते, जो भी लैंड था उसके पिछले 10 साल की रेवेन्यू देखते कितनी आ रही है, कितना यील्ड है, और जो भी एवरेज निकलता वो फिक्स हो जाता कि भाई आपका ये टैक्स रहेगा। इसके बाद इसे बार बार चेंज भी किया जाता था, ठीक है। अब देखिए यहां पर 10 साल का एवरेज लिया गया था, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज दहसाला सिस्टम, फाइन। और यहां पर जो मेनली टैक्स दिया जाता था वो कैश पे होता था, बट अगर आप चाहें तो ग्रेन्स में भी दे सकते थे, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंगली जो उस टाइम पे लैंड थे उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला था पोलाज लैंड। पोलाज वो लैंड होता है जो हर साल कल्टीवेट किया जाता है। फिर होता है परौती लैंड जो हर 2 साल में एक बार कल्टीवेट किया जाता है। फिर इसके बाद आता है चच्चर लैंड जो कि हर 3 से 4 साल में कल्टीवेट किया जाता है। फिर आता है बंजर लैंड जो हर 5 साल में एक बार कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। दिस वॉज बोरोड फ्रॉम शेर शाह सूरी, ठीक है। तो ये था लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ किसका, अकबर साहब का। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है उनका मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम को समझते हैं, यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बट आपके यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ जो मनसब है, मनसब का मतलब होता है रैंक, ठीक है। और दिस सिस्टम वॉज टेकन बाय मंगोलिया बिकॉज मुगल्स वर हाफ मंगोलियन, चंगेज खान के वंशज थे वो भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे जो लोवेस्ट मनसब होता था दैट वाज 10, और जो सबसे बड़ा मनसब होता था वो था 5000। और ये जो 5000 का मनसब था मेनली बड़े बड़े नोबल्स और प्रिंसेस लाइक औरंगजेब को दिया जाता था, ठीक है। अब देखो जो मनसबदारी सिस्टम है उसके अंदर 2 कैटेगराइजेशन आते हैं, मतलब जो रैंक थी, मनसब जो रैंक थी उसमें 2 सिस्टम आते हैं। कौन कौन सा, एक होता है जाट और दूसरा होता है सवार, ठीक है। जाट का मतलब होता है पर्सनल स्टेटस, मतलब कि आपकी सैलरी कितनी है, आपका पर्सनल स्टेटस क्या है। फॉर एग्जांपल मनसबदार अगर है मान सिंह, उनका रैंक होगा लगभग 4,500 से 5,000, तो ये उनका जाट हो गया, मतलब आपकी 4,500 की मनसब है, तो आपकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होगी, आपकी सैलरी सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है सवार। सवार मतलब कि जितनी आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंगली आपको घोड़े मेंटेन करने पड़ेंगे। सवार यही सिग्निफाई करता है कि आपको कितने घोड़े मेंटेन करने हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कितने भी छोटे मनसबदार हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 के भी मनसबदार हो, बट फिर भी आपको 2 कैवलरी मैन रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। मिनिमम 2 आपके पास होनी चाहिए, भले अगर मान लो आप 10 के हों फिर भी आपके पास 2 कैवलरी मैन होने ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लोगों को एक और डाउट आता है कि हु आर नकवी मनसबदार एंड हु आर जागीरदार। अब देखिए यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो जाट है, जाट को आप 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होते हैं नकवी मनसबदार और दूसरे होते हैं जागीरदार। अब देखिए नकवी मनसबदार वो होते हैं जिन्हें सुल्तान अपनी जेब से सैलरी देते हैं। फॉर एग्जांपल अब मान लो कि मैं एक मनसबदार हूँ, मेरी रैंक है 50, तो बहुत छोटी अमाउंट है, सुल्तान या जो भी एम्परर है मुझे अपनी जेब से दे सकते हैं, तो आई विल बी कॉल्ड एज नकवी मनसबदार, ठीक है। लेकिन जागीरदार कौन होते हैं कि अगर मान लो सुल्तान के पास इतना पैसा नहीं है देने के लिए, तो वो आपको अपनी एक जागीर अलॉट कर देंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि वहां से अपना रेवेन्यू निकालो, फिर जो भी बचेगा हमें दे देना। सो दिस इज कॉल्ड एज नकवी मनसबदार, दिस इज कॉल्ड एज जागीरदार, ठीक है। सवार समझ में आ गया ना क्या होता है, ये सब मनसब के अंदर आते हैं, सवार जट, जट के अंदर आता है नकवी मनसबदार एंड जागीरदार, ठीक है। तो आई थिंक आपको मनसबदारी सिस्टम क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए देखिए अब हम फाइनली आते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ जहांगीर के रेन के एंड शाहजहां के रेन के, जिसमें सबसे पहले आता है रिवॉल्ट ऑफ खुसराव। जहांगीर के रेन पे उनके जो सबसे प्रिय पुत्र हैं खुसराव, उन्होंने रिवॉल्ट किया था, ठीक है। अब इसके बाद जहांगीर तो उनको मारने वाले थे, लेकिन प्यार में उन्होंने उसको नहीं मारा और उसको सिर्फ अंधा करके काल कोठरी में डाल दिया, तो ये जहांगीर का प्यार था। इसके बाद उन्होंने सिखों के 5वें गुरु को एग्जीक्यूट किया था, गुरु अर्जन देव को।
इसके बाद यहाँ पर मेवाड़ के साथ पीस स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, दोनों स्टेटस को में आ गए थे। इसके बाद यहाँ पर खुर्रम का रिवॉल्ट भी हुआ था। खुर्रम कौन है? फ्यूचर शाहजहां, इनका असली नाम खुर्रम था। इसके बाद आता है इवेंट्स ऑफ शाहजहां। देखिए शाहजहां ने सबसे पहली बात तो अपने जो एंसेस्ट्रल लैंड है ना फरगना वैली, उसको कैप्चर करने की कोशिश की थी, बट इसके चक्कर में मुगल की 5000 की आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसके बाद उनकी डेक्कन पॉलिसी मोरलेस काफ़ी सक्सेसफुल थी, ठीक है, एंड इन्हीं के एंड में बैटल ऑफ सामूगढ़ हुआ था। व्हाट इज दिस बैटल ऑफ सामूगढ़? बैटल ऑफ सामूगढ़ वॉज फॉट बिटवीन दी 4 सन्स ऑफ शाहजहां टू कैप्चर द थ्रोन, और आखिरी में कौन जीतते हैं? औरंगजेब, ठीक है। तो देखिए शाहजहां और जहांगीर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनके रेन में ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपको पता होने चाहिए अगर यूपीएससी पूछ ले तो। अब देखिए दिस इज द क्वेश्चन, इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी, क्या था ये? दिस वॉज द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद द स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड एन इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। देखिए लास्ट इंपॉर्टेंट चीज अबाउट जहांगीर जो मैं आपको बताना भूल गया था, दैट वाज द पेंटिंग्स, ठीक है। आप सभी जानते हैं जो तस्वीर खाना था दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अकबर, लेकिन उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो था जहांगीर का, ठीक है। जहांगीर ने क्या किया था? जहांगीर लाइक ही वॉज अल्टीमेट अथॉरिटी इन पेंटिंग, मतलब लाइक पूरे एम्पायर में उससे अच्छा पेंटर कोई नहीं था उस टाइम पे, और वो इतना एक्सपीरियंस हो चुका था पेंटिंग में कि वो इवन ये तक बता दिया करता था कि ये पेंटिंग किसने बनाई है, मतलब जो भी इसके तस्वीर खाना में पेंटर्स थे वो बता दिया करता था कि ये पेंटिंग तुमने बनाई है कि तुमने बनाई है, ठीक है। अब उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था कि पेंटिंग्स में कौन फेमस है, दैट इज जहांगीर, तो ये नाम याद रखना, फाइन। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगल्स। देखिए मुगल्स के एडमिनिस्ट्रेशन में जितना आना था मैं आपको मनसबदारी में, लैंड रेवेन्यू बता चुका हूँ, बट ये कुछ अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आ सकते हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो अकबरनामा लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा, इसका लास्ट वॉल्यूम है आइन ए अकबरी, ठीक है। और आइन ए अकबरी में इलॉबरेटली हमारे फजल साहब ने बताया है कि अकबर का सिस्टम कैसा था, जो हमने डिस्कस किया, मनसबदारी, लैंड रेवेन्यू एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। इसके बाद इनके रेन में प्रोविंसेस को सूबास कहा जाता था और हेड करता था सूबेदार, जो कि एक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फंक्शन था। इसके बाद फाइनेंशियल ऑफिसर भी था जिसको हम दीवान बोलते हैं, ओके। इसके बाद मिलिट्री कमांडर को फौजदार बोलते थे, टाउन पुलिस कमांडर को कोतवाल बोलते हैं। मीर बख्शी क्वेश्चन आया था, आपको ध्यान है, ही इज हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया था। और लास्ट में मीर सम्मान वॉज इन चार्ज ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब जो भी हाउस होल्ड की पूर्ति थी, जो भी अकबर को चाहिए था, उनकी रानियों को चाहिए था, वो सब काम ये करता था मीर सम्मान, ठीक है। तो अब इसी के साथ हमारा मुगल्स होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं मराठास के ऊपर। देखिए मराठास में सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, वो है अष्टप्रधान। अच्छा, कैन यू टेल मी हु आर अष्टदिग्गज, मतलब अष्टदिग्गज किसके रेन में थे? देखो अष्टदिग्गज थे विजयनगर रूलर कृष्णदेव राय के रेन पे, और जो अष्टप्रधान थे वो थे मराठा एम्पायर शिवाजी के राव में, शिवाजी के रेन में। अब देखिए यहां पर आपको ये जो 8 पोस्ट हैं वो रटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आती है पेशवा, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, अमत्यास और मजूमदार, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर, फिर वकिया नाविस, दैट इज लाइक अ होम मिनिस्टर, फिर समंत और दाबीर, ही डील्स विद द आउटसाइडर्स, मतलब फॉरेन मिनिस्टर, फिर सचिव मतलब ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस, ठीक है, मतलब हमारा दीवान इंशा, याद आया इंशा क्या बताया था। इसके बाद पंडित राव, ही वॉज द ऑफिशियल रिलीजियस ऑफिसर, फिर सरे नौबत द आर्मी ऑफिसर एंड द न्यायाधीश, दैट इज द जुडिशियल ऑफिसर। तो देखिए ये फैक्ट है, इसमें आई कैन नॉट हेल्प यू, आपको ये सारे फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। याद रखना अष्टप्रधान बिलोंग्स टू शिवाजी ऑफ मराठा एंड अष्टदिग्गज बिलोंग टू विजयनगर, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद क्वेश्चन देख लो, द मेंबर ऑफ शिवाजी अष्टप्रधान हु लुक्ड आफ्टर द फॉरेन अफेयर वॉज, ये देखो अभी हमने यहां पर पढ़ा था समंत, तो आंसर विल बी समंत और सुमंत, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अब हम आते हैं कृष्णदेव राय के ऊपर। कृष्णदेव राय इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ विजयनगर डायनेस्टी, ही बिलोंग्स टू दी तुलुवा डायनेस्टी, याद रखना इनकी डायनेस्टी का नाम था तुलुवा डायनेस्टी, ठीक है। इसके बाद देखो इन्होंने बैटल ऑफ दीवानी लड़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल था।
इन्होंने उस टाइम पे जितनी भी डेक्कन सल्तनत थी सबको हरा दिया था, और जो रायचौर डॉब था उसको कैप्चर कर लिया था। और रायचौर डॉब को इवन देवराया II ऑफ संगम डायनेस्टी कैप्चर नहीं कर पाए थे, बट कृष्णदेवराय ने कैप्चर कर लिया था। इसके बाद इन्होंने उड़ीसा कैंपेन किया था, एंड दिस वाज द सक्सेसफुल कैंपेन, और यहीं पर उन्होंने सन टेम्पल ऑफ कोणार्क देखा था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर सन टेम्पल ऑफ कोणार्क विजयनगर में बनवाया था। इसके बाद इन्होंने तेलंगाना को कॉन्कर किया था, एंड ही एक्चुअली मेंटेन वेरी गुड रिलेशन विद द पोर्चुगीज। इवन जो अलबुरुकी हैं उन्होंने एम्बेसडर सेंड किया था कृष्णदेवराया के एम्पायर पे। इसके बाद कृष्णदेवराया को हम आंध्र भोजा भी कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। उनका एक तेलुगु वर्क है जिसे आप कह सकते हैं अमुक्त मल्यादा, और संस्कृत वर्क है जाम्बावती कल्याणम एंड उषा परिणयम। देखिए ये सब फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। और लास्ट में इन्होंने राय गोपुरम बिल्ड किए थे और कल्याण मंडप बिल्ड किए थे। अब व्हाट इज दिस राय गोपुरम? देखिए अगर कोई भी टेम्पल बिल्ड किया गया है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे गोपुरम होंगे, साउथ का कल्चर था, तो जो भी सबसे बड़ा गोपुरम होगा उसको हम बोलेंगे राया गोपुरम, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन देख लो इनके ऊपर। बिल्डिंग कल्याण मंडप वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ विजयनगर। अभी हमने डिस्कस किया कल्याण मंडप वॉज बिल्ड बाय कृष्णदेव राया, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स आजकल इग्नोर कर रहे हैं, बट यूपीएससी हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, वो देख नहीं पा रहे लोग। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एंशिएंट से रिलेट करके, मेडाइवल से रिलेट करके क्वेश्चन आ रहा है। दैट इज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल एंड द क्रोनोलॉजी ऑफ वेरियस इंडियन एम्पायर्स। सो व्हाट इज दिस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल? देखो, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वॉज अ स्ट्रगल फॉर कन्नौज, ठीक है। कन्नौज स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडिया का जो भी फॉरेन ट्रेड था ना नॉर्थ इंडिया का, वो सिर्फ कन्नौज से होता था, ठीक है। तो कन्नौज इंपॉर्टेंट था। तो देखिए जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है वो 3 डायनेस्टीज के बीच में हुआ था। सबसे पहले पालास इन द ईस्ट, गुजारा प्रतिहारास इन द नॉर्थ एंड द वेस्ट, एंड डेक्कन साइड से लड़ रहे थे राष्ट्रकूटास, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, दैट इज अ स्ट्रगल फॉर कन्नौज। और मैंने बता दिया कन्नौज के लिए स्ट्रगल क्यों चल रहा था, फाइन। अब इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। देखिए आपने नोटिस किया होगा पिछले 1 से 2 साल में क्रोनोलॉजी बहुत आ रही है, खास तौर पे प्री मेडाइवल एरा की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पूरी क्रोनोलॉजी लिस्ट कर दी है। सबसे पहले आए थे पल्लवास, ठीक है। पल्लवास के बाद आए थे प्रतिहारास। प्रतिहारास में आप किंग भोजा एंड नागभट्टा का नाम याद रखना कि नागभट्टा एंड किंग भोजा बिलोंग टू प्रतिहारा डायनेस्टी। फिर आते हैं पालास। देखिए जो पालास हैं, पालास बिलोंग करते हैं बुद्धिस्ट रिलीजन को, ठीक है। इन्होंने बुद्धिज्म को बहुत अप्रिशिएट किया था। इसके अलावा यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट रूलर थे, एक थे धर्मपाला एंड दूसरे थे गोपाला, दोनों का नाम याद रखना। इसके बाद आते हैं हमारे सामने राष्ट्रकूटास। देखिए राष्ट्रकूटा एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट की थी दंती दुर्ग ने। इन्होंने चालुक्यास ऑफ वतापी के आखिरी रूलर कीर्तिवर्मन II को डिफीट किया था और राष्ट्रकूटा एम्पायर स्टैब्लिश किया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगले रूलर आते हैं, कृष्णा वॉज इंपॉर्टेंट रूलर, ठीक है। कृष्णा ने क्या बनवाया था? कृष्णा वन स्टैब्लिश्ड कैलाशनाथ टेम्पल एट इलोरा केव्स, ठीक है। उसके बाद ध्रुव, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर थे। ध्रुव के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं हमारे सामने अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा इज ऑल्सो कॉल्ड एज कविराज मार्ग, ठीक है। और इन्होंने कन्नड़ लिटरेचर में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था अपना। फिर राष्ट्रकूटास के बाद आते हैं पारामार्स ऑफ मालवा, और उसके बाद आते हैं चांडेल्स। चांडेल्स के बाद आते हैं चोलास। चोलास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चोलास जो किंगडम था दैट वाज एक्चुअली स्टैब्लिश्ड बाय विजाल्या, ठीक है। इसके बाद उनके सबसे पहले इंपॉर्टेंट किंग आते हैं जिनका नाम था राजराजावन। उन्होंने क्या किया था? आजू बाजू चेरास को एंड पांड्यास को डिफीट किया था, अपनी टेरिटरी एक्सपेंड की थी। इसके बाद जो श्रीलंका का नदन रीजन है ना, दैट इज द जाफना रीजन, उसको कैप्चर भी किया था। इसके बाद आते हैं उनके सुपुत्र दैट इज राजेंद्र वन। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पूरे के पूरे श्रीलंका को ही कैप्चर कर लिया था। वो अपने पिताजी से एक कदम आगे थे, एंड इन्हीं की वजह से चोलास को इंपीरियल चोलास कहा जाता है। पता है क्यों? जस्ट बिकॉज इन्होंने श्रीविजय टेरिटरीज का एक्सपीडिशन किया था। मतलब कि ये इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम तक पहुंच गए थे जाते जाते, लेकिन फिर उन्होंने समझाया कि रुक जाओ एक पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं, तब कहीं जाके रुके थे। अदरवाइज ही वॉज द इंपीरियल रूलर, दैट इज द राजेंद्र वन, ओके। इसके अलावा इन्होंने गंगा के कुछ किंगडम्स को, मतलब जो गंगा बैंक के आजू बाजू कुछ किंगडम्स थे, उनको भी हराया था, मेनली बंगाल में। एंड ही टुक द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडा चोलापुरम। इसके बाद उन्होंने एक सिटी भी स्टैब्लिश की, दैट इज द गंगाई कोंडा चोलापुरम। तो बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है चोलास का, और दे आर मेनली नोन फॉर देयर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने आते हैं वेस्टर्न चालुक्यास, फिर आते हैं काकत्यास, फिर यादवास, और लास्ट में होयसालास। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखना, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स बताए वो याद रखना। अब कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन इज
हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर? तो आई टोल्ड यू इट इज दंती दुर्ग। फिर इसके बाद द इक्ष्वाकु रूलर ऑफ सदर्न इंडिया वर एंटागोनिस्टिक टूवर्ड्स बुद्धिज्म, और ये स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ो, द पाला रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म। तो देखिए ये तो सही है, मैंने आपको बताया था कि पालास बुद्धिज्म को अप्रिशिएट करते थे, बट व्हाट अबाउट दिस स्टेटमेंट? ये तो नहीं बताया मैंने। क्यों नहीं बताया? बिकॉज ये एंशिएंट इंडिया को बिलोंग करती है। मैंने बताया था ना कि यूपीएससी या मेडावल इंडिया का जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एंशिएंट से मिक्स करके पूछ रहा है। जैसे दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पैटर्न। ठीक है, देखो अमरावती स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का नाम सुना है? उसको सबसे पहले किसने स्टैब्लिश किया था? सतावाहनास ने, लेकिन उसमें इक्ष्वाकु रूलर ने भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मेनली बुद्धिज्म के ऊपर था। तो क्या ये एंटागोनिस्टिक हो सकते हैं उसके? बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखो पूछ रहा है क्रोनोलॉजी बताओ। सबसे पहले हमारे सामने आए थे पल्लवास, ठीक है, पल्लवास के बाद आए थे हमारे सामने पालास, पालास के बाद आए थे प्रतिहारास, और उसके बाद आए थे चोलास। देखिए कितना इंपॉर्टेंट था ये चार्ट। और इवन जो मेडावल हिस्ट्री का मैं आपको बता रहा था किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं मिक्स करके। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी देख लो एक बार, द चोलास डिफीटेड पांड्यास एंड चेरा रूलर्स एंड स्टैब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर पेनिनसुलर इंडिया इन द मेडावल टाइम्स। सो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद मैंने बताया ना कि राजा राजावन ने हराया था चेरास को एंड पांड्यास को। इस बार चोलास सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। मैंने बताया था कि राजेंद्र वन कहाँ तक पहुँच गए थे भाई? पहुँच गए थे सीधे वियतनाम, कंबोडिया, वहाँ तक। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके बाद विच वन ऑफ द चोला किंग कॉन्कर्ड सेलोन? इट इज राजेंद्र। मैंने बताया था राजेंद्र कॉन्कर्ड सेलोन, दैट इज श्रीलंका। ठीक है, सेलोन इज कॉल्ड एज श्रीलंका। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर टुडेज लेक्चर एंड आई होप यू मस्ट हैव रिसीव्ड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपने मेडावल बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी तो ये लेक्चर आपके लिए रामबाण था, और हो सकता है कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन फंसे, कुछ स्टेटमेंट्स आए जिससे आप एलिमिनेट कर पाए पॉइंट्स को। So with this, I conclude today's lecture. Now we are going to meet in the next lecture with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.